चाहते हैं उसके माध्यम यही लोग हैं। इनका जितना प्रशिक्षण हो, ये जितना इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से गवर्नेंस के बारे में, प्रगति के बारे में अच्छी तरह जाने, वो देश और त्रिपुरा राज्य के विकास के लिए उतना ही उपयोगी होगा। और इसी तरह लेजिस्लेटिव स्ट्रेटजी, यानी हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि अपने काम काज में कितने निपुण और इफिशिएंट बन सकें, यही मुख्य रूप से ऐसे कार्यक्रमों का एक तरह से महत्व है। और हर एक राज्य में होड़ रहती है कि कौन इस तरह का कार्यक्रम बेहतर तरीके से आयोजित करे। मैं इसलिए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित होना मुझे आवश्यक लगा। मैं आज आपके बीच हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि त्रिपुरा हमारे अध्यात्म और पौराणिक और बहुत हजारों वर्ष पुराने समय से ये इलाका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अवदान है। और इसीलिए त्रिपुरा को क्वीन ऑफ ईस्टर्न हिल कहा जाता है। त्रिपुरा प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। जम्पुई, लोंगतराई, साकान, अथरामुरा और बारामुरा की पर्वतमालाएं, उनसे लेकर प्राचीन सभ्यता से लेकर आधुनिकता की ओर कैसे ये राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, और प्रगति हमेशा कैसे ग्रासरूट से जुड़ी होती है। ये वो राज्य है जहां पर 19 अनुसूचित जनजातियां और मुख्य लोग मिलकर के एक सांस्कृतिक परंपरा संपन्न बनाते हैं और देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। त्रिपुरा के एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी इन्हीं जो प्राचीन आधारशिला है, जो इसने इसको विशिष्ट पहचान दी है, उस पर ही हमें आगे ले जाना है। त्रिपुरा भारत की प्राचीनतम रियासतों में से एक है। त्रिपुरा के राजाओं ने अपनी वंशावली का संबंध ययाति से जोड़ा है, जो चंद्रवंश के प्रतापी शासक थे। वहां से लेकर अनेक महत्वपूर्ण किंगडम यहां हुए, जिनका इतिहास देश के गौरव का इतिहास है। प्राचीन राजकीय अभिलेख राजरत्नाकर में इन लोगों का बहुत विस्तार से वर्णन है। बहुत संक्षेप में आपसे यह हिस्सेदारी यह मैं कह रहा हूं। यहाँ के राजा बब्रू की प्रतिष्ठा इतनी थी कि उन्होंने अयोध्या के सम्राट दशरथ के अश्वमेध यज्ञ में सहभागिता की। लंबा उनका प्रकरण है। राजा त्रिपुर तक यह जारी रही, जो महाभारत काल के राजा युधिष्ठिर तथा राजा त्रिलोचन के समकालीन थे, जो भगवान शिव के परम उपासक थे और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। माणिक्य वंश की राजकीय परंपरा 14वीं शताब्दी से शुरू होती। उसका शानदार इतिहास है। 547 वर्षों की दीर्घ अवधि तक, वहां से लेकर अब तक जाना चाहता, पर समय लगेगा। पर 14 के बाद त्रिपुरा के विकास की यात्रा में एक युगांतकारी परिवर्तन देखने को मिला। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी हीरा यानी हाईवेज, इंटरनेट, रेलवे एंड एयरवेज मॉडल के अंतर्गत त्रिपुरा ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। रोड, रेल, एयर और वाटर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व निवेश ने त्रिपुरा को बिजनेस, इंडस्ट्री और ट्रेड कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया। कल मैं शाम में जब कल आया दोपहर बाद और दर्शन के उपरांत कुछ लोग यहाँ मिले, उन्होंने कामकाज की सरकार की बहुत सराहना की और माननीय मुख्यमंत्री की। मैं ये उल्लेख करना चाहता हूँ, आज जियो पॉलिटिकल स्थिति जो है, या जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसमें आर्थिक ताकत बनना ही आपके भविष्य की गारंटी। आर्थिक रूप से हम सब समृद्ध बने, और यह प्रयास तभी संभव हो सकता है जब सब हम एक मत होकर काम करें। यह भी इंश्योर करें, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, कि विकास का लाभ समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचे। ये काम हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। अगरतला का भारत के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे के रूप में उभरना त्रिपुरा में हो रहे सर्वांगीण विकास का सशक्त प्रमाण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत के न्यू ग्रोथ इंजन के रूप में पहचान दी है, और यह सरकार पूर्वोत्तर को इसी रूप में देखती है कि किस रूप में इसका श्रेष्ठ विकास हो और अष्टलक्ष्मी के रूप में यह प्रतिष्ठित हो। सरकार की नीति का केंद्र बिंदु लुक ईस्ट से सक्रिय और सशक्त एक्ट ईस्ट नीति की ओर स्थानांतरित हुआ, जिसने पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के उभरते बाजारों के बीच सेतु के रूप में इसे स्थापित किया जाए, यह प्रयास है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में इस क्षेत्र का सर्वाधिक दौरा किया और माननीय मंत्री करते हैं केंद्र सरकार के। इसे स्पष्ट संदेश गया है कि विकसित भारत का मार्ग इस क्षेत्र की हरित पहाड़ियों और घाटियों से होकर गुजरता है। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव इस प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो यह इंश्योर करता है कि विकास काम इस भूमि की विशिष्ट इकोलॉजिकल और कल्चरल संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखकर क्रियान्वित हो। पिछले दिनों किस तरह से क्षेत्र के विकास एजेंडे में लगभग एक दशक में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में 6.5 लाख करोड़ रुपए लगाए गए। इस वर्ष के बजट में पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष घोषणाएं की गई हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर वुड से किसानों की आमदनी बढ़े, इसकी योजना है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट आदि की खेती को बढ़ावा दिया जाए। बजट में वाटर बॉडीज के प्रिजर्वेशन और रिजुविनेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह जानकर संतोष और खुशी है कि त्रिपुरा में वाटर बॉडीज के रिवाइवल और प्रोटेक्शन के लिए अनुकरणीय काम हुआ है। इस दिशा में आप सभी के प्रयास और सरकार के काम अभिनंदनीय है। पूर्वोत्तर विशेषकर त्रिपुरा में पर्यटन की संभावनाओं को और बढ़ावा दिया जाएगा। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय तथा महायान एवं ब्रजयान परंपराओं के तीर्थ स्थल हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में बुद्धिस्ट सर्किट को विकसित किया जाएगा। यहाँ के प्राचीन मंदिरों, शक्तिपीठों और बौद्ध मठों को कवर करेगा। मैं बहुत विस्तार में गए बगैर और 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा समय को ध्यान में रखते हुए। हम सबका प्रयास है कि किस तरह से समाज के हर वर्ग का, यानी जो सारी 19 अनुसूचित जनजातियां और सभी यहाँ रहने वाले लोग हैं, वो अपने विशिष्ट संस्कृति के साथ राज्य में विकास करें, अपनी पहचान रखें। सभी वर्गों की जवाबदेही का अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि अगरतला में बैठे जनप्रतिनिधि किस तरह से पर्वतीय बस्ती में रहने वाले इन जनजातीय परिवारों के भी एक एक व्यक्ति का ध्यान रखें, जैसे शहर में रखने वाले व्यक्ति का रखते हैं। यही माननीय मोदी जी का और त्रिपुरा सरकार की प्राथमिकता है। मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि जिन्होंने ये संविधान हमें दिया, जिससे हम सब एक होकर इस देश को आगे ले जाने में आज लगे हैं, उस संविधान के शिल्पकार डॉक्टर BR आम्बेडकर ने संविधान एडॉप्ट करने के बाद संविधान सभा में अंतिम बार संबोधित करते हुए कहा था कि किस तरह हम समाज में समता लाएं और आर्थिक विकास करें। संविधान यानी डेमोक्रेसी की स्पिरिट क्या है? चुने हुए लोग इंटायर पॉपुलेशन का काम करते हैं, वो किसी स्पेसिफिक कास्ट, क्रीड या इंटरेस्ट ग्रुप के लिए काम नहीं करते। एक बार व्यक्ति जब चुना गया तो सारे समाज की रहनुमाई करते हैं। ये संविधान का मर्म है। इंक्लूसिविटी पर जोर है। इथिकल मॉरल ऑब्लिगेशन भी हमारा यही है। और गांधी जी ने भी कहा था कि हम सत्ता में रहते हुए ट्रस्टी हैं, उसी रूप में हमें काम करना है। और संविधान का स्पिरिट देखिए, अलग अलग हिस्सों से आए लोग, अलग अलग भाषा, संस्कृति, परिवेश से आए लोग, कैसे उन्होंने वो संविधान दिया जिस संविधान के कारण आज हम सपना देख रहे हैं कि दुनिया की ताकत बनेंगे। और दुनिया में आज जो हालात है उसमें सबसे तेजी ढंग से बढ़ने वाला देश भारत है। यह आपके लिए गौरव का विषय होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राज्यों के तेज विकास से ही देश का तेज विकास संभव है। इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत हमें कैसे काम करना है। इस संविधान की खासियत क्या है, जो हम में से हर एक व्यक्ति को समझना और जानना चाहिए। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष और 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान सभा में 308 सदस्य थे। 2473 संशोधनों पर उन्होंने चर्चा की, एक भी व्यवधान नहीं हुआ। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूची में यह संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना। पर कभी आपस में प्रदर्शन, हंगामा, व्यवधान, बहिष्कार की स्थिति नहीं हुई। याद रखिए, हजारों वर्ष से हमारा देश अलग अलग बटा हुआ था एक तरह का, लेकिन भाषा, संस्कृति, रस्मों रिवाज, रहन सहन सब हम लोगों का अलग था। पर उन लोगों ने बैठ करके हमें सारे अपने मतभेद पीछे रहकर देश को एक संविधान दिया, क्योंकि हम साथ ही विकास कर सकते हैं, अकेले कोई विकास कर नहीं सकता। उन मनीषियों के आप दूरदृष्टि और विजन को देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, मैं कोट नहीं सुना रहा हूं क्योंकि समय लगेगा, दोनों ने कहा था संविधान बनने के बाद कि अगर संविधान में कहीं कोई आपको कमजोरी भी दिखे तो जो चलाने वाले लोग हैं अगर वो बेहतर है तो उसको बहुत श्रेष्ठ कर देंगे,
और श्रेष्ठ से संविधान दें, अगर चलाने वाले लोगों में कमजोरी होगी तो वो इसे मुकाम तक नहीं ले जाएंगे। जीवी मावलंकर जो पहले हमारे स्पीकर थे, उन्होंने भी कहा था कि हम सरकारों के काम को कैसे देखें, हम अब गुलाम लोग नहीं हैं, इसलिए सरकारें हमारी हैं। सरकारें अगर कोई चीज करती हैं तो हम उसको संदेह की दृष्टि से ना देखें, उसमें बेहतर सुझाव दें, हमारी भूमिका कैसे बेहतर हो। कभी पढ़िएगा उन चीजों को, उससे आपको देश और समाज को चलाने में, समाज को आगे ले जाने में मदद मिलेगी। मैं अनेक लोगों के किस्से सुना सकता हूं आपको, जैसे जयप्रकाश नारायण देश के बड़े नेताओं में थे। मैं उनके गांव से आता हूं, बहुत वो दो नदियों के बीच में 6 महीने हम लोग पानी में रहते थे। जयप्रकाश जी से लोकल लोग समस्या लेकर गए कहने के लिए कि ये हमारी यहाँ समस्याएं हैं, सड़क की, बिजली पानी तो था ही नहीं, और अनेक अस्पताल की बाकी, कि आप कहेंगे तो सब हो जाएगा। जयप्रकाश जी का उत्तर था हमारे गांव के लोगों को, हमारे पुरखों को, कि हमारे लिए 5.5-6 लाख देश के गांव है, अगर मैं सिर्फ अपने लिए करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो जब एक बार हम चुने जाते हैं तो हमारा दायित्व है कि हम पूरे समाज का काम करें। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, किस तरह से जो दुनिया का इतिहास बदलने वाला व्यक्ति होता है वो पूरे समाज की रहनुमाई करता है, वो किसी एक वर्ग की रहनुमाई नहीं करता। इसलिए बहुत उदाहरण इसका मैं देता देश के बड़े नेताओं से, कामराज से लेकर कितने लोग हुए जो ये काम करने की कोशिश करते रहे, जिन्होंने इतिहास बनाया है। इसलिए विधायकों के हमारे फर्ज और कर्तव्य जो है, जनप्रतिनिधियों के हैं, जो पंचायतों में आप हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में हैं, कि किस तरह से जो संसाधन उपलब्ध है उसमें बेस्ट काम हम कर सकें, उसका बेस्ट रिजल्ट हम ला सकें। देखिए हमारे यहाँ जीवन में भी मान्यता है, किसी चीज को कमजोर करना सबसे आसान होता है, फिसलना सबसे आसान होता है, बनाना सबसे कठिन होता है। आप याद करिए, ये मुल्क कोविड आया तो दुनिया के देश कहते थे कि सबसे अधिक गहरा प्रभाव भारत पर पड़ने वाला, भारत अपना टीका भी नहीं बना सकता, पर चुपचाप भारत ने सारा काम किया। आज दुनिया के जो विकसित देश है उनसे भी तेजी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमने डिफेंस से लेकर के स्पेस से लेकर कितनी चीजों पर हमने बड़ा काम किया है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि देश के विकास, उनको मैं कोट कर रहा हूं, देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, तो उस विकास के लाभ को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आप में से एक एक व्यक्ति का बड़ा योगदान है। इसलिए विधानसभा द्वारा, त्रिपुरा विधानसभा द्वारा आयोजित इस तरह के कार्यक्रमों की उपयोगिता को आप समझिए, और इस तरह के कार्यक्रम अधिकाधिक हों। अभी अप्रैल में फिर आपको, जो मैंने कहा, कॉमनवेल्थ जोन 3 की बैठक यहां होने वाली है, जिसमें माननीय स्पीकर ओम बिरला जी से लेकर और महत्वपूर्ण लोग आएंगे। उनमें भाग लीजिए, सीखिए, क्योंकि अंततः इससे देश की राजनीति तो बेहतर होगी, सबसे पहले त्रिपुरा की राजनीति बेहतर होगी। आपके गांव, नगर, शहर विकास, एक एक व्यक्ति के विकास के लिए जो चीजें हैं वो सुदृढ़ और बेहतर होंगी। समापन से पहले मैं माननीय उपाध्यक्ष त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली श्री राम प्रसाद पॉल जी, उनकी समर्पित टीम को इस बेहतर सेमिनार के आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूं। अपने सार्थक संवाद के लिए जो मंच प्रदान किया है वो हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों और संवैधानिक मूल्यों की सच्ची सेवा है। मैं माननीय गवर्नर एक्सेलेंसी उनके प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ आने जाने की जो व्यवस्था और आतिथ्य आपने किया, उसके लिए मेरा निजी आभार आप सबके प्रति। विकसित भारत की ओर अग्रसर होते हुए, विकसित त्रिपुरा के लिए अग्रसर होते हुए हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष की बातों को याद रखना चाहिए। आप देखिए उस व्यक्ति की भूमिका को, कभी पढ़िएगा, इन चीजों को आप जानिए भारतीय राजनीति में, इसलिए आपका रोल बढ़ेगा, आप चीजों को समझेंगे और बेहतर काम कर सकेंगे। उन्होंने कहा था, मुझे सबसे अधिक आनंद तब मिलता है जब मैं देश के लिए काम करता हूं। आप सब लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। आइए हम उसी आनंद को अपना ध्येय बनाकर जवाबदेही का प्रकाश स्तंभ बने और हर नागरिक को 47 तक देश का और त्रिपुरा को विकसित बनाने की यात्रा की ओर हम ले चलें। यह हमारा दायित्व है। मैं बहुत बहुत आभार आप सबके प्रति